फॉर्मेशन हो रही है और एंजाइमेटिक क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आ जाती है IgM। अच्छा, IgM कैसे इंपॉर्टेंट है बेटे? IgG के बारे में हमने देखा था कि ये इट इज़ प्रोड्यूस एज ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है। अब IgM इससे कैसे डिफर करती है? इट इज़ प्रोड्यूस इन दी प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, यानी जब भी कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अटैक करता है तो पहली एंटीबॉडी जो इन एक्शन आती है दैट इज IgM, ठीक है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स, बताएं मुझे। IgM। बाकी स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही जी। IgM डज नॉट क्रॉसेस प्लेसेंटा, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये भी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कैस्केड है उसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में इसका रोल आ जाता है। लेकिन ये IgG से कैसे डिफर करती है? इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी। एंड इट इज़ बेसिकली एंटीजन रिसेप्टर ऑन द बीटा सेल्स, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली बीटा सेल पे प्रेजेंट है। सो इट डज नॉट, कैसे डिफर कर रही है ये IgG से? हाँ, ये एक तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही, दूसरा ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में सिक्रीट हो रही है। अच्छा, अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये कैसे बाकी एंटीबॉडीज से डिफर करती है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली ये एक पेंटामर है, ठीक है। ये पेंटामर है, यानी 5 ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं ये ज्वाइन करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली IgM की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू J चेन कनेक्टेड होते हैं, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। सो बेसिकली ये कैसे स्ट्रक्चरली डिफर करती है? इट इज ए पेंटामर। उसके बाद IgD को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फाउंड ऑन सेल सरफेस ऑफ बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इट आल्सो एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर एंटीजन, यानी जो भी एंटीजन बाहर से आएगा तो ये बी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी और ये एज ए रिसेप्टर एक्ट करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं IgE। अच्छा, ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए होती है बाय रिलीज ऑफ मीडिएटर्स, यानी डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल अपॉन एक्सपोजर टू एन एंटीजन। और ये कहाँ से होते हैं? कि जब भी किसी एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो मास्ट सेल्स होते हैं और बेसोफिल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। डिफेंड्स अगेंस्ट वर्म इन्फेक्शंस बाय काजिंग रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम दी एओसिनोफिल्स, ठीक है। इसी तरह अगर वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए तो उसमें भी हमें ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली इनका रोल कहाँ आ जाता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में मीडिएटर यानी हिस्टामिन ये रिलीज करते हैं, ठीक है। और कहाँ से करते हैं? मास्ट सेल्स से करते हैं। जब भी कोई एंटीजन जो होती है वो आती है, इस एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो क्या करता है? ये मास्ट सेल से मीडिएटर्स यानी हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। इसी तरह अगर वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए तो ये उसमें भी इसका रोल आ जाता है। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डू नॉट फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में कोई रोल नहीं आता, ठीक है। और दूसरी उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हेलमिंटिक इन्फेक्शन। जी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का बेटा एक पूरा सिस्टम है जो आपकी पैथोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है ना। हम जस्ट इतना जानते हैं कि ये प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये बेसिकली हमारी जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, और ये इन्हांस करती है एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ को और फेगोसाइटिक सेल को कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ये किल करें। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ठीक है। जस्ट हमें इसका इतना पता होना चाहिए इसकी आउटलाइंस क्या है, यानी ये सिस्टम है क्या, ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इसके पाथवेज होते हैं, फिर उसमें से 2 पाथवेज होते हैं, इसमें से एक क्लासिकल पाथवे होता है, और जो क्लासिकल पाथवे होता है इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एंटीबॉडीज बाउंड टू सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, IgE जो है इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। IgM फंक्शन अगेंस्ट पैरासाइट्स, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पैरासाइट्स IgE रिस्पॉन्ड टू एलर्जन, ठीक है। कोई भी एलर्जन हो या पैरासाइट हो तो क्या होता है?
कि ये एक्ट करती है। यहाँ आप देख सकते हैं एलर्जन है, ये IgE एंटीबॉडी शो की गई है वाई शेप, ठीक है। और ये सेल के ऊपर FC रिसेप्टर हैं स्पेसिफिक फॉर IgE, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स, ठीक है। डीग्रेनुलेशन का प्रोसेस होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है एंड अदर सब्सटेंसेस दैट मीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जस्ट हम ब्रीफ फंक्शंस हमने देखने थे, जस्ट हमें अब जो हमारी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो ये सफिशेंट हैं ये फंक्शंस, लेकिन ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं ये आप फिजियोलॉजी और अपनी पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हमारा ये टॉपिक जो था इसमें बेसिकली हमने क्या क्या देखा था। एक तो हमने देख लिया था कि एक बेसिक एंटीबॉडी जो होती है, एक उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, बताएं बच्चों जी स्टूडेंट्स। 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। 2 लाइट चेन्स होती हैं और वेरिएबल और 4 वेरिएबल रीजन्स होते हैं और 4 कांस्टेंट रीजन्स, ठीक है। और बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आवाज़ आ रही है ना बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, और इसके अलावा ये होता है कि ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं इसमें किसी में ये मोनोमर की फॉर्म में है, किसी में डायमर की फॉर्म में है, और जैसे कि हमने IgM को देखा ये पेंटामर की फॉर्म में है। अच्छा अब ये देख लें मेजर फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जस्ट एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक हार्पर में, वहीं से मैंने लिया है। इसमें वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं उसको उसी तरह से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये टेबल आप अगर देख लेंगी तो आपके लिए इसके फंक्शन को समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का टॉपिक तो हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हीम। इससे पहले मैं एक असाइनमेंट आपको देना चाहती हूँ कि आपने अपनी बुक से पढ़ के आना है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस में पैटर्न आता है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न जो होता है, नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, और एक डिजीज़ होती है मल्टीपल माइलोमा, उसमें ये पैटर्न क्या होता है ये आपने पढ़ के आना, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हीम। सो बेसिकली हीम क्या है, हीम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा ये इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं। हमने देखना है कि हीम जो होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं इसकी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड स्टेट में होती है तो तब किस तरह से होती है, जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में होती है तो तब क्या चेंजेस आती हैं, क्या दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आवाज़ आ रही है बच्चों, स्टूडेंट्स? जी मैम। ठीक है। So basically heme protein are a group of specialized protein that contain heme as a tightly bound prosthetic group. There are different types of heme compounds. अब हमारी बॉडी में हीम जो होती है, हीम बेसिकली एक पिगमेंट है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। यानी ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, प्रोटीन और पिगमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के हीम कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन इसमें नहीं इंक्लूडेड, इसके अलावा भी और बहुत सारे हीम कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, जब आप इन डिटेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो आप देखेंगे कि साइटोक्रोम्स का रोल उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है। साइटोक्रोम B, C, A1, ठीक है, ये सब के सब साइटोक्रोम्स हैं और बेसिकली ये डिफरेंट कम्प्लेक्सेस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इसी तरह हीम ग्रुप जो होता है, एंजाइम कैटालेज जो होता है, इसका भी एक हीम पार्ट होता है। इस एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी एंजाइम होता है एंड इट कैटालाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये क्या करता है, बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन का प्रोसेस करता है, ठीक है। तो हीम जो होता है सिर्फ हीमोग्लोबिन में नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि हीम पिगमेंट जो होता है
ये क्या है कि डिफरेंट और कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट होता है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से चूंकि रिलेट कर रहा है, इसलिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दे आर टू अबंडेंट प्रोटीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या होती है हीमोग्लोबिन? दे आर रेड ग्लोबुलर प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 64,500, ठीक है, 64,500 होता है। और ये कितना वेट बनाती है? रेड सेल्स का तकरीबन 1/3 वेट जो होता है ये बनाती है, ठीक है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज द कैरेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स से कहाँ लेके जाता है? टिश्यूज में लेके जाता है, ठीक है। Over 500 different hemoglobin variants have been described, but all share the same basic structure of 4 globin polypeptide chain, each with heme group. अच्छा, अब इनकी डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स यानी डिफरेंट वैरायटीज की हीमोग्लोबिन जो होती है। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? अच्छा बेटा मैं दोबारा देखती हूँ। अब हो रही है बच्चों? बच्चों स्लाइड शो हो रही है? नो अभी भी नहीं? यस मैम। मैम अब हो रही है। यस मैम हो रही है, ठीक है। चले पहली स्लाइड भी दिखा देती हूँ आपको। Heme protein are group of specialized protein that contain heme as a tightly bound prosthetic group। और डिफरेंट तरह के हीम कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ही नहीं, इसके अलावा जैसे साइटोक्रोम्स हैं उनमें भी हीम प्रेजेंट होता है। और साइटोक्रोम में जो हीम बेसिकली साइटोक्रोम्स होते क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ये बॉडी में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये उस वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये उसका एक अहम पार्ट होते हैं। अच्छा, और इसी तरह से हीम ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेस है, ये एक्टिव पार्ट साइट ऑफ मैनी एंजाइम बनाता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करता है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तरफ है। दैट आर टू अबंडेंट प्रोटीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये रेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 64,500 होता है, और ये रेड सेल का 1/3 मास बनाती हैं, ठीक है। और बेसिक फंक्शन आपको पता भी है, थोड़ी सी आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन भी है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू दी टिश्यू। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी प्रेजेंट हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं, बट उनमें सब में बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, और उनमें एक हीम ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, अब अगर हम अडल्ट्स में देखें तो बेसिकली जो मेन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है दैट इज़ हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। अब इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। उसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। और ये कैसे आपस में जॉइंट होती हैं? बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। क्या होती हैं? बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अच्छा, ईच चेन हैज़ स्ट्रेचेस ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब बेसिकली क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें स्ट्रेचेस होते हैं अल्फा हेलिकल के। अल्फा हेलिकल किस में आ जाता है बेटे? हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो उसमें अल्फा हेलिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और इसके पर टर्न कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 3.6। 3.6।
ठीक है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है और बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हीम कंटेनिंग पॉकेट भी प्रेजेंट होती है। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अच्छा ये वही बात रिपीट हुई है, अल्फा बीटा 1 है हीमोग्लोबिन टेट्रामर और इसमें 2 आइडेंटिकल डायमर्स हैं, अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2 and the 2 polypeptide chain with each dimer are held together by hydrophobic interaction। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, टी फॉर्म। अच्छा अब टी फॉर्म क्या होती है? एक टी फॉर्म है, एक आर फॉर्म है। टी फ्रॉम टाइट और आर फ्रॉम रिलैक्स। टी फॉर्म में क्या होता है? The deoxy form of hemoglobin is called T और टॉट फॉर्म, ठीक है। यानी जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड नहीं है तो हम इसको टी फॉर्म या टॉट फॉर्म बोलेंगे। सो इट इज लो ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। बेसिकली इट इज कॉल्ड एज टी फॉर्म। उसके बाद आ जाती है आर फॉर्म। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन काजेज रप्चर ऑफ सम आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीजन जब बाइंड करती है तो कुछ आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनको ब्रेक कर देती है, अपनी जगह बनाती है, ठीक है। और ये हाई अफिनिटी फॉर्म होती है, इट इज़ नोन एज आर फॉर्म, रिलैक्स फॉर्म। सुन रहे हो बच्चों, आवाज़ आ रही है? जी मैम आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टॉप, ये देख सकते हैं, ये टॉट फॉर्म जो होती है, ठीक है, और रिलैक्स आर स्टेट, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ हीम। अच्छा अगर हम हीम की तरफ देखें, यानी हम हीम जो एक पिगमेंट है और ग्लोबिन प्रोटीन उसके साथ अटैच है, वो तो हमने देख लिया कि 4 पॉलीपेप्टाइड हैं। अब क्या है कि हीम जो होती है बेसिकली अगर हम देखें तो एक टेट्रापायरोल है, ठीक है, जिसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्रोटोपोरफायरिन 9 है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्या है कि आयरन इसके साथ प्रेजेंट है। आयरन हेल्ड इन द सेंटर बाय बॉन्ड्स टू 4 नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग, यानी पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन जो होते हैं ये आयरन को बिल्कुल सेंटर में होल्ड किए होते हैं, ठीक है। ये भी अभी आपको जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। 2 additional bonds on each side of planar porphyrin ring. The porphyrin is a complex compound with a tetrapyrrole structure, each pyrrole ring having the following structure, ठीक है। बेसिकली पोरफायरिन्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं और टेट्रापायरोल होते हैं। टेट्रापायरोल क्या होता है? ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक पायरोल का स्ट्रक्चर, और इस तरह के 4 पायरोल्स जब मिलेंगे तो इट विल बी टेट्रापायरोल और उसके सेंटर में आयरन हेल्ड होगा। ये देखें, ये दिस इज पायरोल रिंग, दिस इज 1 पायरोल रिंग, and if we add 3 more pyrrole ring there will be 4 pyrrole rings and there will be iron in the center of that tetrapyrrole structure. So 4 is such pyrroles, carbon 1 to 4 are combined through मिथाइन और मिथिलिडाइन ब्रिजेस, ठीक है। इनमें बॉन्डिंग होती है, ये इस तरह से ब्रिज बनता है, ये देखें CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड जी के साथ, ठीक है। ये ब्रिजेस बनते हैं और इनको हम मिथाइन और मिथिलिडाइन बोलते हैं, ये ब्रिजेस होते हैं, ये पोरफायरिन न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। Heme may be represented by following structure formula schematically with its attachment to globulin। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ये ग्लोबिन चेन्स दिखाई गई हैं, ये अमाइनो टर्मिनल है, कार्बोक्सिल टर्मिनल है। ये अब इसके क्या है डिफरेंट, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है और बीटा 2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक से जो शो किया गया है ये क्या है, दैट इज़ हीम, ठीक है, दैट इज़ हीम। तो इस तरह से ये जो चेन्स हैं, ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं, ये इस तरह से हीम को उन्होंने इस तरह से रैप किया हुआ है। ज़रा इसका ये
3D टाइप मॉडल अगर देखें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें, ये है कि 4 रिंग्स हैं, 1 2 1 पायरोल रिंग, सेकेंड पायरोल रिंग, ठीक है, थर्ड पायरोल रिंग एंड दैट इज फोर्थ पायरोल रिंग, ठीक है। और यू कैन सी हेयर दैट दे आर कनेक्टेड बाय मिथिलिडायन ब्रिजेस। ये देखें, यहाँ ये CH है, C, और यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये मिथिलिडायन ब्रिजेस हैं। ये यहाँ पे एक ब्रिज प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन को आप देख सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटर, ठीक है। और ये नाइट्रोजन शो किए गए हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इस पायरोल का नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन शो किए गए हैं, ठीक है। The outer carbon of 4 chiral rings which are not linked with the methylidine bridges are numbered 1 to 8, ठीक है। जो अब इसके आउटर कार्बन्स हैं, जो 4 पायरोल रिंग्स के, जो कि मिथिलिडाइन ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड नहीं हैं, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 to 8। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये कार्बन, ये मिथिलिडाइन ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। मिथिलिडाइन ब्रिजेस तो ये है ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये। अब यहाँ पे इनको हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये मिथिलिडाइन ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, दैट इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8, ठीक है। ये आउटर कार्बन्स हैं। क्लियर है बच्चों? आवाज़ नहीं आ रही बच्चों? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं the methylidine bridges are referred to as alpha, beta, gamma and sigma respectively, ठीक है। अब ये इनको हमने लेबल कर दिया, ये अल्फा है, बीटा है, गैमा और सिग्मा, ठीक है। ये अल्फा नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो ब्रिज है। उसके बाद ये वाला जो ब्रिज है दैट इज़ बीटा, ये बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रिज है इसको हमने गैमा लेबल कर दिया है, और ये जो है इसको हमने सिग्मा लेबल कर दिया, ठीक है। The 2 hydrogen atoms in the NH group of the pyrrole ring are replaced by ferrous iron, which occupy the center of the compound structure and establish linkage with all the 4 nitrogen of the pyrrole ring. देखिए, ये आयरन हेल्ड हो गया सेंटर में, और सारे ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ इसने एक लिंकेज डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आयरन जो होता है, ये एक 4 डब्बे जो नज़र आ रहे हैं, ये 4 डब्बे क्या है, पायरोल रिंग्स हैं, और आयरन जो है ये इनके सेंटर में प्रेजेंट है। अच्छा, अब क्या होता है कि आयरन जो होता है एक तो नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है, लेकिन इंटरनली जो होता है 5th लिंकेज इसका होता है जो इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टाडीन जो होता है। हिस्टाडीन में हमने देखा था कि इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साथ भी एक लिंक बना देता है। अच्छा, अब ये देखें बच्चों, ये इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो किया गया है और हिस्टाडीन मॉलिक्यूल शो किया गया है। ये प्रॉक्सिमल हिस्टाडीन है और डिस्टल हिस्टाडीन, 2 तरह से इसको शो किया गया है। अल्फा, ये F हेलिक्स है और H हेलिक्स में शो किया गया है। अच्छा, अब ये जो हम हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि 4 चेन्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। दैट इज़ बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो किया गया है। और अगर ये डीऑक्सी फॉर्म में होगी तो दैट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब अगर हम मायोग्लोबिन को देखें, मायोग्लोबिन क्या होती है, ये भी बेसिकली एक हीम प्रोटीन होती है। बेसिकली कहाँ होती है, इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल which acts as a reservoir and carrier of oxygen and transport of oxygen in muscle. Basically muscles में transport of oxygen से related होती है, और इसका molecular weight जो होता है 18 किलो डाल्टन होता है। So this is the 3D structure of myoglobin. कुछ इस तरह से होता है। अब हीमोग्लोबिन से कैसे डिफर करती है,
अच्छा 80% फोल्डेड इनटू 8 स्ट्रेचेस ऑफ अल्फा हेलिक्स A to H। इसमें क्या होता है कि फोल्डेड होती है और अल्फा हेलिकल स्ट्रेचेस प्रेजेंट होते हैं। R group of non-polar amino acid alanine, leucine, valine, methionine located in the interior stabilized by hydrophobic इंटरेक्शन। अब आर ग्रुप के बारे में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि आर ग्रुप जो होता है साइड चेन होती है, ठीक है। तो उसमें अमाइनो एसिड, ये जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मेंशन किए गए हैं एलानिन, ल्यूसिन, वेलिन और मिथायोनिन के जो होते हैं आर ग्रुप, वो इंटीरियर में लोकेट होते हैं और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के ज़रिए स्टेबलाइज होते हैं। और पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल पे होंगे। अच्छा नॉन बाइंडिंग ऑफ हीम ग्रुप, अब क्या होता है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड फॉर्म ए कैविटी फॉर हीम मॉलिक्यूल टू फिट इन। प्रॉक्सिमल हिस्टाडीन और डिस्टल हिस्टाडीन के बारे में मैंने बताया था। प्रॉक्सिमल हिस्टाडीन जो होती है बाइंड डायरेक्टली टू आयरन ऑफ द हीम, और डिस्टल हिस्टाडीन जो होती है डज नॉट डायरेक्टली बाइंड विद द हीम ग्रुप। ये डायग्राम में अभी आपको दिखाई थी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रॉक्सिमल और डिस्टल हिस्टाडीन। एक डायरेक्टली बाइंड कर रही है और एक इनडायरेक्टली बाइंड कर रही है। अच्छा अब हम आते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होती है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप अच्छा ये देख लें पहले। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये डिफर कैसे करते हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं और मायोग्लोबिन में सिंगल जो होता है एक यूनिट प्रेजेंट होती है, मोनोमर होता है बेसिकली। अच्छा अब हम आते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की तरफ। व्हेन फुली सैचुरेटेड ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होती है कितनी ऑक्सीजन को बाइंड करती है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को। लेकिन ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो ऑक्सीजन टेंशन पे डिपेंड करता है जो कि होती है 100 मिलीमीटर Hg आर्टीरियल ब्लड में होती है और 35 मिलीमीटर Hg इन वीनस ब्लड होती है। ठीक है, यानी इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन टेंशन, और ये वेरिएबल होती है कहाँ कहाँ, आर्टीरियल ब्लड में वेरिएबल होती है और वीनस ब्लड में। यानी आर्टीरियल ब्लड में इसकी कितनी रेंज होती है, 100 मिलीमीटर Hg होती है, और क्या वीनस ब्लड में ये 35 मिलीमीटर Hg होती है। सो रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन टेंशन एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन is described by oxygen dissociation curve of the hemoglobin। अब इनका क्या आपस में रिलेशन बनता है, उसके लिए हम एक पूरा का पूरा एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक प्लॉट बनाते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व उसे बोलते हैं हम, और उसमें हम देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The characteristics of this curve are related in part to properties of hemoglobin itself and in part to environment within the erythrocyte, including pH। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें भी जो अफेक्ट करती हैं उसमें pH आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, आयनिक स्ट्रेंथ आ जाती है, और डिफरेंट तरह की कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स आ जाती है जैसे कि 2,3 डाईफॉस्फो या बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इन सब को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो तब आप इनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेसिकली एक कर्व बनता है दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, और इस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो खुद हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं और उस एनवायरनमेंट में जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्या कहते हैं pH आ जाएगी एनवायरनमेंट की, टेम्परेचर आ जाएगा, आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, और ये कंपाउंड है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये डिसोसिएशन कर्व। तो बच्चों ये है कि इस कर्व को और बाकी ये सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इस कर्व के ऊपर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने नेक्स्ट लेक्चर में
देख लेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसमें बेसिकली हमने क्या चीज़ें देख ली आज के लिए, थोड़ा सा समराइज करेंगे स्टूडेंट्स। जी मैम, आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है ना? तो क्या-क्या आज हमने पढ़ा? आज हीमोग्लोबिन हमने यही पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन, हीम जो होता है वो पिगमेंट ये कंपाउंड होता है और सिर्फ हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट नहीं होता, मायोग्लोबिन में भी होता है और साइटोक्रोम्स और इस तरह बाकी ठीक चीज़ों है। में प्रेजेंट होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ अटैच होते हैं और ये चारों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आयरन के साथ एक-दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। टेट्रापायरल और स्ट्रक्चर होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जी बेटा। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की 2 फॉर्म होती हुँ। कौन सी? Types of immunoglobulins. है, टी टाइप्स ऑफ फॉर्म एंड आर हाँ, फॉर्म, टी फॉर्म बिल्कुल। एंड आर रिलैक्स फॉर्म। फॉर्म होती है टॉट फॉर्म और रिलैक्स फॉर्म होती है आर फॉर्म, ठीक है। तो एक के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है और एक के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होती, ठीक है। डॉट तो फॉर्म के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होती। नहीं होगी और रिलैक्स फॉर्म के साथ वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच होगी। कोई ना कोई बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी ब्रेकेज करती है और अपनी प्लेस बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या था? और कंप्लीटली सैचुरेटेड फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करता है और आर्टरियल ब्लड में और वेनस ब्लड में इसकी कंसंट्रेशंस डिफरेंट होती हैं। आर्टरियल ब्लड में 100 मिलीग्राम पर एजी होता है और वेनस ब्लड में 35 मिलीमीटर एजी होता है। ठीक है। और थोड़ा-सा हमने देखा, अभी हमने इन डिटेल नहीं देखा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है? और डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं उस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। वो कर्व क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो जो इस कर्व के ऊपर अफ़ेक्ट करते हैं उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल देख लेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों? मैम जी। यस मैम। मैम जी। मैम जी हमने बच्चे। डी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा है कि ये इट इज प्रेजेंट एज अ रिसेप्टर ऑन द बी सेल। हाँ जी, बी सेल के ऊपर रिसेप्टर के तौर पे प्रेजेंट होती है, यानी जो भी एंटीजन आता है वो रिकग्नाइज कर लेता है थ्रू रिसेप्टर। यानी जैसे होता है ना लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो वो एंटीजन जो आता है वो रिसेप्टर क्या चीज़ होती है जो सेंस करती है किसी भी केमिकल को और उससे अपने साथ अटैच कर देती है। तो ये भी एज सच इसी तरह से प्रेजेंट होता है बी सेल्स के ऊपर। लेकिन ये आईजीजी हाँ तो बी सेल डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा क्लोन सेल में और प्लाज्मा क्लोन सेल से एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये हाँ बेटे, वो एंटीबॉडीज फर्दर बी सेल प्रोसेस होता है। हाँ, बेसिकली जो आईजीडी होता है इसका जो बहुत ज़्यादा फंक्शन है वो नोन नहीं है, ठीक है ना। जस्ट थोड़ी बहुत इसके बारे में रिसर्च हुई है और इतना ही नोन है कि ये एज सच ये प्रेजेंट होता है उसमें। जी स्टूडेंट, हेलो। ओके मैम। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। यस मैम। यस मैम। तो आप ये डिसोसिएशन कर्व को जो है